हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट प्रमुख खबरों से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जनता से रूबरू होंगे और सीएम मनोहर लाल आज शाम 5 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते मामलों पर सीएम लोगों से राय लेंगे और अपनी राय भी लोगों के समक्ष रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन गुपकार अलायंस की ओर से चीन के सहयोग से धारा 370 को वापस लाने के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता की भावना के खिलाफ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश की आजादी के 70 साल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका सब समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में घाटी में गठबंधन गुपकर अलायंस की मांग देश की अखंडता को खतरा है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महज 24 घंटे की बात करें तो 2666 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और वहीं गुरुग्राम से 939 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और बात फरीदाबाद की करें तो 630 नए केस यहां सामने आए। हिसार से 179 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। रोहतक से 101 नए मामले सामने आए हैं और बात अंबाला की करें तो अंबाला में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए हैं और पंचकुला में 62 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के कारण 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ अब तक कुल 2163 कोरोना मरीजों के मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कुल 2,15,021 कोरोना के सामने आए हैं और वहीं एक दिन में 2,466 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अनिल विज ने सभी जिलों के एसपी, डीसी, स्वास्थ्य विभाग और इसी के साथ म्युनिसिपल कमेटी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वो सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्ती से चेकिंग करें और हरियाणा से लगते बॉर्डर पर जिला कप्तान कड़ी निगरानी रखें। इसके साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उनसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। चंद रुपयों के लालच में लोग कोरोना जैसी महामारी के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो यहां ऐसे लैब का भंडाफोड़ हुआ जहां पैसे लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की जाती थी। गुरुग्राम के सैनी खेड़ा में स्वास्थ्य विभाग की नाक तले चल रहे लैब का भंडाफोड़ सीएम फ्लाइंग टीम ने किया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान जो लोग लैब से पकड़े गए हैं उन्हें लैब चलाने या फिर सैंपल लेने तक का अनुभव नहीं है। बावजूद इसके ये झोला छाप लैब संचालक लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बनाते थे। बताया जा रहा है कि यहां बनाए गए फर्जी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों ने विदेश यात्राएं की। बहरहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस महकमा भी बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। फरीदाबाद की 5 नंबर मार्केट में भी पुलिस ने अपना अभियान चलाया है और इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसका चालान काटा जा रहा है। इसके साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा भी सतर्क हो गया है और जहां सैंपलिंग बढ़ा दी गई है वहां बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान करीब 150 लोगों के सैंपल भी लिए गए और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर में चालान काटने का विशेष अभियान चलाया और बिना मास्क वाहन चला रहे लोगों की पुलिसकर्मियों ने फोटोग्राफी कर उनके चालान काटे। इसके साथ ही मौके पर 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। कोच कॉलोनी रोड पर फाटक के दोनों ओर यातायात थाना पुलिस के कर्मचारी तैनात रहे और बिना मास्क पहने दोपहिया वाहन चला रहे लोगों के भी चालान काटे गए। यातायात थाना पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया। ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि शहर में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को बार बार मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया गया। अब भी पुलिस टीम जागरूक करने के साथ साथ चालान काट रही है। भिवानी के सिविल अस्पताल में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गई है, लेकिन लैब में टेक्निकल स्टाफ नहीं होने की वजह से कोरोना सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। यहां पिछले 1 महीने से लैब का निर्माण कार्य चल रहा था और लैब में मशीन और दूसरे सभी जरूरी मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं और स्टाफ के लिए निदेशालय को सूचना भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि लैब में कोरोना सैंपल के RT-PCR टेस्ट होंगे, जिससे रिपोर्ट उसी दिन मिल सकेगी। इस लैब में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता प्रतिदिन 1000 की रहेगी। लैब में टेस्टिंग शुरू होने के बाद सैंपलों की रोहतक और हिसार में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां प्रतिदिन कोरोना सैंपल लेकर रोहतक PGI और हिसार अग्रोहा कॉलेज में लेकर जाती हैं। विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर सोहना में एक निजी होटल में मत्स्य पालन का व्यवसाय करने वाले किसानों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री JP दलाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन किसानों को मत्स्य विभाग में सलाहकार बनाया जाएगा जो काफी समय से मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार मत्स्य पालन करने के लिए किसानों को सब्सिडी के साथ ऋण मुहैया कराती है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान मत्स्य पालन करें, लेकिन कुछ किसान सब्सिडी के लालच में ऋण ले लेते हैं लेकिन पूरे तरीके से मछली पालन करने में सफल नहीं हो पाते और मत्स्य पालन को बंद कर देते हैं, जिसके बारे में विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान मत्स्य पालन को बढ़ावा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। JP दलाल ने कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें देखते हुए जल्द ही उनका समाधान करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि किसानों को मत्स्य पालन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। कृषि मंत्री JP दलाल ने गांव धनाना में प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह और कृष्ण कुमार के खेत में संरक्षित खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान JP दलाल ने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के व्यवसाय को अपनाना होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन से सब्जियों और बागवानी की फसलों का बीमा शुरू किया जाएगा ताकि किसान जोखिम से मुक्त हो सकें और किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। और वहीं शिविर में पहुंचे किसान संदीप ने बताया कि वो यहां पॉलीनॉट हाउस के जरिए से खीरा, बैंगन, गोभी और टमाटर की खेती को देखने पहुंचे। इससे उनको कम लागत और कम भूमि से लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने उकलाना में 29 नवंबर को हिसार में होने वाले मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह का निमंत्रण दिया। उकलाना के किसान रेस्ट हाउस में लोगों को संबोधित करते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि हाल ही में विधानसभा में OBC को 8% और महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जो कि प्रशंसनीय है, जिसको लेकर 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री का राज्य स्तरीय अभिनंदन समारोह किया जाएगा। किसानों के दिल्ली कूच पर बोलते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का कार्य कर रही है। उकलाना नई अनाज मंडी में 2.5 करोड़ और 20 करोड़ के 4 लाइन में हुई अनियमितताओं पर बोलते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन अब उन्हें जानकारी मिली है तो जांच कार्रवाई जरूर करवाई जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और किसानों ने 3 अध्यादेश को स्वीकार किया है, तभी उनकी पार्टी को वहां पर 50,000 वोट मिले हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने उकलाना के
पावड़ा, कन्नौज, किडमारा सहित कई गांव का दौरा किए। इस दौरान गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों से 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने के लिए आह्वान किया। गुरनाम सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जो 3 कानूनों के नाम पर काले कानून लेकर आई है, इससे किसान, मजदूर, आड़ती सब बेघर हो जाएंगे और बेरोजगारी और ज्यादा फैल जाएगी। सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना 46वें दिन भी जारी रहा और किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को देश भर के किसान संगठन एकत्र होंगे और इसी के साथ सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। केंद्र सरकार का विरोध जताने के लिए सिरसा से भी किसान जत्थे पर होंगे। इसे लेकर किसान संगठनों ने सदस्य लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर 26 नवंबर को किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार कृषि कानून को लाकर किसानों को मजदूर बनाना चाहती है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली कूच से पहले फतेहाबाद में हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। किसान सम्मेलन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही हैं। इस सम्मेलन में दिल्ली के घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई और आगामी आंदोलन पर भी चर्चा की गई। किसानों ने इस सम्मेलन को पगड़ी संभाल जट्टा किसान का नाम दिया था। आपको बता दें कि पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किसानों ने कहा कि दिल्ली कूच के दौरान जहां भी उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी वहीं किसान डेरा डालेंगे। किसानों का कहना है कि दिल्ली जाने की तारीख 26 नवंबर तय की गई है, लेकिन वापस आने की कोई भी तारीख नहीं है। किसान अपनी बात मनवाकर ही वहां से वापस लौटेंगे। किसानों के डर के कारण ही अब दिल्ली में कोरोना फैल रहा है। जज्जर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर किलधौद गांव के गुस्साए ग्रामीणों ने धरना देकर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। बता दें कि 16 तारीख को किलडौद के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग को ढूंढ निकाला था। नाबालिग को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में पुलिस को आदेश दिए गए कि नाबालिग को सीडब्ल्यूसी के आगे पेश किया जाए। पुलिस जब नाबालिग को सीडब्ल्यूसी के दफ्तर लेकर पहुंची तो दफ्तर में कोई अधिकारी भी मौजूद नहीं था, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर धरना शुरू कर दिया और परिवार की मांग है कि उन्हें उनकी बेटी सौंप दी जाए, लेकिन नाबालिग सोमवार तक पुलिस की निगरानी में ही रहेगी। गुरुग्राम की साफ सफाई में जुटी इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ आम जनता के साथ पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम ने गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इको ग्रीन कंपनी को ठेका दिया हुआ है, जो कि शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देती है और घरों से कूड़ा कलेक्ट करती है, जिससे आम नागरिक तो सफाई व्यवस्था से परेशान हैं ही और अब पार्षद भी इको ग्रीन कंपनी से परेशान हैं। गुरुग्राम नगर निगम के 35 पार्षद इको ग्रीन को हटाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जबकि गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से इको ग्रीन कंपनी का ठेका रद्द करने की मांग उठाई थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भी खुद कंपनी की लापरवाही को देखते हुए 25 लाख का जुर्माना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इको ग्रीन कंपनी ने शहर की सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब पार्षद भी इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वहीं गुरुग्राम में नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 65 प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसे दिसंबर के पहले हफ्ते में नीलाम किया जाएगा। इन प्रॉपर्टी धारकों पर सरकार ने छूट दिए जाने के बाद लगभग 5 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया की बात कही है और वहीं बार बार नोटिस देने के बाद और सीलिंग करने के बावजूद भी इन प्रॉपर्टी धारकों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया, जिसके चलते नगर निगम अब इन प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने जा रहा है। पिछले साल के अनुसार इस साल के 8 महीने में ही नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से 176 करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जबकि पिछले साल 168 करोड़ रुपए वसूले थे। हालांकि सरकार ने भी कोरोना के चलते प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट की 31 दिसंबर तक तारीख बढ़ा दी है।
जाखल नगर पालिका पार्षद कीर्ति के देवर का हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते नगर पालिका प्रधान प्रतिनिधि ने थाने में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस बारे में थाना प्रभारी विक्रम जौशन ने बताया कि पार्षद का देवर साहिल फायरिंग करते हुए जो है कि वीडियो में कैद हुआ, जिसके चलते पुलिस ने साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कैथल एसपी शशांक सावंत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर एएसआई रमेश चंद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। एएसआई पर पैसे की मांग करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप सही पाए गए हैं। जानकारी दे दें कि थाना चीका में तैनात एएसआई रमेश कुमार पर एक अभियोग को रद्द करने के लिए पैसे की मांग करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए और आरोप है कि इसके बाद एएसआई की ओर से शिकायतकर्ता और संबंधित लोगों को धमकाया जा रहा था। इसके साथ ही विभागीय जांच में शामिल नहीं होने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा था। अंबाला में बाजारों में रेहड़ी लगाने वाले रेहड़ी संचालकों ने नगर परिषद के गेट पर जमकर हंगामा किया। रेहड़ी संचालकों ने नगर परिषद के गेट पर सब्जी गिराकर अपना रोष व्यक्त किया। रेहड़ी संचालकों का कहना है कि जो जगह उन्हें सब्जी बेचने के लिए मुहैया कराई गई, वहां पर काम नहीं हो रहा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्री अनिल विज ने बाजारों को खुला करने के लिए सब्जी मंडी को हटाकर सभी सब्जी बेचने वालों को अलग से जगह दी थी, लेकिन उसके बावजूद रेहड़ी वाले उसी बाजार में सब्जी बेच रहे हैं। पलवल में वाहनों की खरीद के लिए लोन देने वाली कंपनी में करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है और पलवल की इकोनॉमिक सेल प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि बीते साल चोलामंडल कंपनी की ओर से पुलिस को एक शिकायत दी गई थी। शिकायत में कहा गया कि कंपनी की पलवल शाखा में 20 कर्मचारी तैनात हैं। इनमें से 9 कर्मचारियों ने कस्टमर से लोन की किस्त लेकर कंपनी में जमा नहीं कराई। कस्टमर को कंपनी की ओर से फर्जी एनओसी जारी की गई। फर्जी एनओसी के जरिए कंपनी को 60,38,942 रुपए की धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी करने के आरोप में समीर, गेलचंद, मैनपाल, सत्यपाल और मिंटू शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी गेलचंद और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी में जहां लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, वहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी असर देखने को मिला। गोहाना के एक गांव का रहने वाले 16 साल के छात्र ने 10वीं क्लास में दूसरी बार री आने के बाद खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। अब से बीपीएल या फिर ओपीएच कार्ड धारक परिवारों को सरकार 1 रुपए किलो के हिसाब से बाजरा उपलब्ध करवाएगी और अब तक राशन कार्ड पर केवल गेहूं ही उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन इस बार इसी महीने से बाजरा भी राशन डिपो पर उपलब्ध हो गया है। वहीं भिवानी खाद्य आपूर्ति विभाग के कंट्रोलर अनिल कालरा ने बताया कि ये स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो बीपीएल हैं या फिर उनका कार्ड ओपीएच का है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। बता दें कि 16 तारीख को एक बच्ची घर से आधार कार्ड से नाम चेंज कराने के लिए झज्जर पहुंची, जहां से उसका अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाए थे। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए बीते दिन बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। डीएसपी राहुल देव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और बच्ची के बयान दर्ज करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। जुलाना गोहाना मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और मृतक की पहचान गांव लजवाना कला निवासी के व्यक्ति अंतराम के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घटना की सूचना जुलाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।